I start with the name of Allah who is gracious and merciful. Assalamu alaikum dear student, my name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. We are going to start 9th class chapter 2, that is chapter 2, that is solving a biological problem. You are thinking what is biological problem? Biological problem का मतलब होगा ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के बारे में हो, उसे कहेंगे बियोलॉजिकल प्रॉब्लम. बियोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और प्रॉब्लम का आप लोगों को पता है, प्रॉब्लम्स यानी मसाइल या मसला. अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद होगा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो और किसी आदमी के अपने माइंड में आया हो, या उसने जाके किसी बियोलॉजिस्ट से पूछा हो, या बियोलॉजिस्ट के अपने माइंड में लिविंग थिंग्स के बारे में कोई क्वेश्चन आया हो और वो उसको सॉल्व करे, तो इसे कहेंगे सॉल्विंग द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम. और बियोलॉजिकल प्रॉब्लम वो क्वेश्चन होगा जो लिविंग थिंग्स के बारे में होगा और जो बियोलॉजिस्ट के अपने माइंड में आया हो या उससे जाके किसी ने पूछा हो. ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. अब हम इसके अंदर देखते हैं साइंस क्या है. इसमें हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इस वर्ड को पढ़ चुके हैं, इस टर्म को, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रिंसिपल ऑफ नेचर पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं. ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है. फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद उससे कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन या रिजल्ट जो है वो ड्रा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं साइंस. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बियोलॉजिकल मेथड. अब बियोलॉजिकल मेथड वो होता है कि जब हम साइंटिफिक मेथड को कोई भी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड. जब हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए कोई भी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड. अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के अंदर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं. ठीक है, उन सीरीज ऑफ स्टेप के जरिए रिसर्च की जाती है. उसे रिसर्च में या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अब उस साइंटिफिक मेथड को जो हम एक साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहे होते हैं, अगर हम उसे बियोलॉजिकल रिसर्च में या बियोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो उसे कहेंगे बियोलॉजिकल मेथड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये बियोलॉजिकल मेथड कब शुरू हुआ था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो कहते हैं कि इस नॉलेज को 500 years अगो पहले यूज किया जाता रहा. कब? गैलीलियो ने इसको यूज किया था, उस वक्त भी ये बियोलॉजिकल मेथड यूज किया जाता था. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से एडवांसमेंट आती है इकोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और हमें न्यू डेटा मिलता है. ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है कि सॉल्व करना कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, जिनमें हाइपोथेसिस, डिडक्शन, सॉल्विंग करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं जो हम यूज करेंगे सॉल्विंग के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। सॉल्विंग और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके लिए जब हमें एक सॉल्व करनी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। एग्जांपल्स हैं जैसा कि अब कोरोना वायरस है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शुरू में पहले जो मलेरिया आया था वो भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। ताउन आया था वो भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो इस तरह बहुत सारी जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। अब हम देखेंगे कि अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। हम फॉलो करेंगे फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो कौन से वो स्टेप होंगे, ठीक है। हम लोग वो सीरीज ऑफ स्टेप्स देखते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप है डिडक्शन। फिफ्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंट। सिक्स पॉइंट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। सेवंथ और लास्ट पॉइंट है, स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ डेटा या रिजल्ट्स। ठीक है। अब हम इसको इन स्टेप्स को तरतीब के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ डेटा। अब रिकॉग्निशन ऑफ डेटा कैसे की जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या डेटा होगा वो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आया होगा, ठीक है। या ऐसा होगा कि उसको किसी ने जाके उससे कोई क्वेश्चन पूछा होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा। तो इस तरह रिकॉग्निशन ऑफ डेटा होगी। जैसे न्यूटन बैठा था एक दरख्त के नीचे और उसने देखा कि ऊपर से एक एप्पल आ रहा है और उसने देखा कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आया। अब उसने इस पे रिसर्च शुरू कर दी कि एक एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आता है। फिर उसे पता चला कि ये एप्पल ऊपर से दरख्त के ऊपर से नीचे इसलिए आता है कि ग्रेविटी जमीन की से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये होती है रिकॉग्निशन ऑफ डेटा, यानी कि वो उसके माइंड में खुद से आया या किसी ने जाके उससे पूछा कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेकंड, जो है ऑब्जर्वेशन। ये स्टेप्स है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि मुशाहिदात होते हैं
ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं 5 सेंसेस को यूज करते हुए। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? हेयरिंग, सुनना, विजन देखना, टेस्ट टेस्ट करना, ठीक है, स्मेल, हेयरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल और टच करना। ये वो चीजें हैं, ये वो 5 सेंसेस हैं जिनको यूज करते हुए क्या किया जाता है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। आप ऑब्जर्वेशंस भी 2 तरह की होती हैं। इन 5 सेंसेस को यूज करते हुए ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। आप इसके अंदर ये 2 तरह के होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? ठीक है, क्वालिटेटिव जो टर्म है ये आपके माइंड में आ चुका होगा कि क्वालिटी से निकला है। किससे निकला है? क्वालिटी। और क्वालिटी क्या होती है? खूबी। यानी हम कहते हैं इस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसके पास एक अच्छा अखलाक है जो इसकी क्वालिटी है, यानी इसकी खूबी है। अब क्वांटिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी मिकदार होती है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है ये निकला है क्वांटिटी से। और क्वांटिटी क्या होती है? मिकदार, यानी इतनी क्वांटिटी है इस चीज की, इतनी क्वांटिटी है यानी इतनी मिकदार है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, तो हमारे पास जो क्वालिटेटिव होगी ये वाली, ये मेजरेबल नहीं होगी और ना इन द फॉर्म ऑफ नंबर होगी। जो क्वांटिटेटिव होगी ये इन द फॉर्म ऑफ नंबर होगी और इसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें तो क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग कहते हैं कि एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर है या लोअर है, किसकी निस्बत? बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। अब क्वांटिटेटिव के अंदर हम कहते हैं एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमने एक क्वांटिटी की फॉर्म में बताया। ये था हमारे पास स्टेप ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? अब हाइपोथेसिस ये होता है कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी उनसे हम लोग कोई भी टेंटेटिव आइडिया लेते हैं या हम लोग टेंटेटिव जो है स्टेटमेंट लेते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कब कहलाती है? कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन हो वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उस वक्त बनती है जब वो अरेंज फॉर्म में हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, जब वो ऑर्गेनाइज हो और रिलेटेड टू क्वेश्चन हो, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, चाहे वो बायोलॉजिस्ट ने खुद की हो या किसी और की ऑब्जर्वेशन वो स्टडी कर रहा हो, उसकी ऑब्जर्वेशन उस वक्त साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगी जब वो ऑब्जर्वेशन को देखेगा, अपनी वाली को भी और दूसरों की ऑब्जर्वेशन को भी। उसके बाद उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा और उसकी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन होगी, तब उसे कहेंगे कि ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। अब वो इस ऑब्जर्वेशन से एक टेंटेटिव यानी ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन करेगा या उसे एक्सप्लेन करेगा, जो उस ऑब्जर्वेशन से एक स्टेटमेंट लेगा टेंटेटिव, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर क्या
क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट हो, यानी सादा सी स्टेटमेंट हो, हर कोई उसे समझ सके। वो क्या हो, जनरल हो, ठीक है, रिलेटेड टू क्वेश्चन हो, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू क्वेश्चन हो। ये ना हो कि क्वेश्चन मलेरिया का चल रहा है और हाइपोथेसिस आप कोरोना वायरस का बना के बैठे हुए हैं। अब जो भी हाइपोथेसिस बनेगा वो रिलेटेड टू क्वेश्चन होना चाहिए या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाल्सिफाइबल हो, ठीक है, और जो है वो टेस्टेबल हो। यानी फाल्सिफाइबल का मतलब है कि उसे हम रिजेक्ट कर सके, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो सकता है वो कभी रिजेक्ट हो जाए। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल हो, बिल्कुल जनरल हो, रिलेटेड टू क्वेश्चन हो, टेस्टेबल हो, ठीक है, और फाल्सिफाइबल हो, यानी उसको हम लोग रिजेक्ट कर सके। अब हाइपोथेसिस से क्या बनाई जाएंगी, डिडक्शंस। तो हमारे पास फोर्थ स्टेप होगा डिडक्शंस का। डिडक्शंस क्या होती हैं? डिडक्शन जो है हमारे पास जो हाइपोथेसिस हमने बनाया उसी हाइपोथेसिस से हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेटमेंट को, जिसको हम लोग कहेंगे डिडक्शंस, ठीक है। और हम एक हाइपोथेसिस को ट्रू जानेंगे, हम कहेंगे कि ये हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको ट्रू लेते हुए उससे हम लोग फिर डिडक्शंस बनाएंगे। इसके बाद उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके इस डिडक्शंस को फिर चेक करेंगे एक हाइपोथेसिस को। अब डिडक्शंस कैसे बनाएंगे, हम कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो होती है इफ और देन। ये दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इफ और देन। अब किस तरह से इफ और देन यूज किया जाता है, इसमें हम लोग मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है डिडक्शंस और एक होती है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं और डिडक्शंस के अंदर हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। कैसे जनरल टू स्पेसिफिक हो गया? अब आप लोग देखते हो कि हम कहते हैं ऑल प्लांट, जितने भी पौधे हैं, ऑल प्लांट्स हैव न्यूक्लियस। जितने भी पौधे हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर हम कहेंगे स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, यानी एक प्लांट की तरफ जाएंगे। अब हम कहेंगे जो ग्रास, all plant cells have nucleus, then grass blade cell also have nucleus, ठीक है। यानी हमने तमाम प्लांट से मूव किया एक ग्रास की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ, हमने जनरल टू स्पेसिफिक मूव किया। हम कहते हैं इफ, अगर ऑल प्लांट, तमाम पौधों के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो फिर अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें या जज करें एक ब्लेड के, ग्रास के जो ब्लेड है उसके सेल्स को, तो उनके सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। क्योंकि हम तमाम पौधों को टेस्ट तो नहीं कर सकते कि उनके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं। हम अब उसमें से ग्रास का पौधा लेंगे, उसके सेल को देखेंगे, उनके सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा अगर तमाम पौधों के अंदर न्यूक्लियस है। ये स्टेटमेंट होती है डिडक्शंस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है फिफ्थ और एक्सपेरिमेंट्स। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। आप लोगों को मालूम है कि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को किसी लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है।
इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए, और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स ये साबित करें कि रिजल्ट जो है ये साबित करें कि हाइपोथेसिस ट्रू है, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हाइपोथेसिस के बिल्कुल खिलाफ मुतजाद आ रहे हैं, तो फिर हम एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर दो चीजें यूज की जाती हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें कंडीशन जो है वो सेम होती हैं, कंडीशंस जो हैं वो नॉट वेरिएबल या नॉट चेंजिंग। कंडीशन जो है वो चेंजिंग तब्दील नहीं हो रही होती, सेम कंडीशंस होंगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल, उसके अंदर जो कंडीशंस होंगी और वेरिएबल्स होंगी, चेंज हो रही होंगी। कंडीशन जो है वो चेंज होंगी, सेम कंडीशंस नहीं होंगी। फिर हम इन दोनों का मुआवजा करेंगे। मुआवजा करने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों ग्रुप को। फिर हम इस तरह से जो है साबित करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या नहीं। अब हम देखते हैं, इसके अंदर हम एक प्लांट लेते हैं और एक प्लांट इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लेते हैं। हम साइंटिस्ट या कोई हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसको जब हमने देखना है कि क्या ये ठीक है या नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, दूसरा हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे। अब जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, हम उसको उसके प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्लांट होगा उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ये उस वक्त साबित होगा जब इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो रही हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो रही हो। तो इससे साबित होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पॉइंट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। 6 पॉइंट है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स कि आप लोग रिजल्ट्स को समराइज कैसे करोगे। आप लोग सोचते होगे समराइज कैसे करेंगे रिजल्ट्स को। समराइज करना होता है मुख्तसर कर देना, ऐसे बना देना कि हर किसी को समझ भी आ जाए और वो कम भी हो जाए। अगर ज्यादा सारे नोट्स हैं और आप लोग उसको समराइज कर रहे हो, यानी उसको ऐसे करोगे, सारे नोट्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप लिख लोगे, यानी वो आप जो 10-15 पेजेस थे अब वो समराइज्ड होके 1-2 पेज पे आ जाएंगे। इसको कहते हैं समराइज करना। आप समराइज के लिए क्या करते हैं, एक तो एनालिसिस किया जाता है किसी भी डेटा का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शंस को यूज करोगे। दूसरा आप लोग क्या करोगे, जब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट होगी इसके लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। डेटा के क्या बना दोगे, ग्राफ। ठीक है, इसके अलावा चार्ट्स, ग्राफ होंगे, चार्ट्स होंगे, उसके जरिए आप लोग अपने डेटा को इस फॉर्म में समराइज कर सकते हो। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसा कि आप लोग पाई ग्राफ बनाते हो, गोल यूं करके इसके ऊपर परसेंटेज को शो किया जाता है, या आप लोग देखते हो ये ग्राफ होते हैं हमारे पास कॉलम की फॉर्म में, यूं लिखा होता है कि ये हमारे पास 40% है, ये फिर हमारे पास 30% है। ठीक है, ये हमारे पास 20 है, ये 15 है, ये 10% है। यानी आप लोग
अब डेटा समराइज भी हो गया जो रेशो आ रही है, और दूसरा आप इसको देख के आसानी से समझ भी लोगे। ये होते हैं समराइजेशन करना डेटा की, यानी ग्राफ की सूरत में, चार्ट की सूरत में शो करना, या फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद उसके आप लोग ग्राफ चार्ट बना के उसको समराइज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्टिंग डेटा। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स या जो डेटा होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करना, ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्व करने का एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी? मीटिंग्स में जाके जो लेवल पे होंगी, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, उन मीटिंग्स में जाके आप लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन बताओगे, ठीक है। कोई सेमिनार हो रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उस पे जाके आप बताओगे ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और इसका ये सलूशन है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट या डेटा आप लोग एक बुक की फॉर्म में भी कर सकते हो। अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है या अपनी बुक पब्लिश की जाती है, उस फॉर्म में किया जाता है। ये सारा आज का हमारा था लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके रिलेटेड फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।